नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने श्री विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। आशा करता हूं कि आज की कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगी और इस कहानी से भी आप लोग अपने जीवन में कुछ नए प्रेरणा ले पाएंगे। तो चलिए आज की कहानी हम प्रारंभ करते हैं। यह कहानी चतुर्थ तंत्र लब्ध प्राणसम से है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ी झील के तट पर सब ऋतुओं में मीठे फल देने वाले एक जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक बंदर रहता था। एक दिन झील से निकलकर एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन के वृक्ष के फल तोड़कर खिलाए। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी वहां आता बंदर उसे अतिथि मानकर उसका सत्कार करता था। मगरमच्छ भी जामुन खाकर बंदर से मीठी मीठी बातें करता था। इसी तरह दोनों की मैत्री गहरी होती गई। मगरमच्छ कुछ जामुने वहीं खा लेता था, कुछ अपनी पत्नी के लिए उसने साथ ले जाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, नाथ इतने मीठे फल तुम कहाँ से ले आते हो? मगर ने उत्तर दिया, झील के किनारे मेरा एक मित्र बंदर रहता है, वही मुझे यह फल देता है। मगर की पत्नी बोली, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू उसका दिल मुझे ला कर दे। मैं उसे खाकर सदा के लिए तेरी बन जाऊंगी और हम दोनों अनंत काल तक यौवन का सुख भोगेंगे। मगर ने कहा, ऐसा न कर प्रिय, अब तो वह मेरा धर्म भाई बन चुका है, अब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। मगर की पत्नी ने कहा, तुमने आज तक मेरी बात का उल्लंघन नहीं किया था, आज यह नई बात कह रहे हो। मुझे संदेह हो रहा है कि वह बंदर नहीं बंदरी होगी। तुम्हारा उससे लगाव हो गया होगा। तुम प्रतिदिन वहां जाते हो। मुझे यह बात पहले मालूम नहीं थी, अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के लिए लंबे सांस लेते हो। कोई और तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है। मगरमच्छ ने पत्नी के पैर पकड़ लिए, उसे गोदी में उठा लिया और कहा, मनीनी, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है। क्रोध न कर, तुझे अप्रसन्न करके मैं जीवित नहीं रहूंगा। मगर की पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, धूत, दिल में तो तेरा दूसरा कोई ही बसा हुआ है और मुझे झूठी प्रेम लीला से ठगना चाहता है। तेरे दिल में अब मेरे लिए जगह ही कहाँ है? मुझसे प्रेम होता तो तू मेरे कथन को यूं न ठुकरा देता। मैंने निश्चय कर लिया है, जब तक तुम उस बंदर का दिल लाकर मुझे नहीं खिलाओगे तब तक अनशन करूंगी। पत्नी के आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ने मगरमच्छ को दुविधा में डाल दिया। दूसरे दिन वह बहुत दुखी दिल से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, मित्र, आज हंसकर बात नहीं करते, तेरा चेहरा कुंडलाया है, क्या कारण है? मगरमच्छ ने कहा, मित्रवर, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह कहने लगी कि तुम बड़े निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। इस कृतज्ञता के पाप से तुम्हारा परलोक में भी छुटकारा नहीं होगा। बंदर बड़े ध्यान से मगरमच्छ की बात सुनता रहा। मगरमच्छ कहता गया, मित्र, मेरी पत्नी ने आग्रह किया है कि मैं उसके देवर को लेकर आऊं। तुम्हारी भाभी तुम्हारे सत्कार के लिए अपने घर के रत्नों की बंदरवार से सजाया है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने कहा, मित्रवर, मैं तो जाने को तैयार हूँ, किंतु मैं भूमि पर ही चलना जानता हूँ, जल पर नहीं, कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सकुशल घर पहुंचा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। दोनों जब झील के बीचों बीच अगाध पानी में पहुंचे तो बंदर ने कहा, जरा धीमे चलो मित्र, मैं तो पानी की लहरों से बिल्कुल भीग गया हूँ, मुझे सर्दी लगती है। मगरमच्छ ने सोचा, अब यह बंदर मुझसे बचकर नहीं जा सकता, इसे अपने मन की बात कह देने में कोई हानि नहीं, मृत्यु से पहले इसे अपने देवता के स्मरण का समय भी मिल जाएगा। यह सोचकर मगरमच्छ ने अपने दिल का भेद खोल दिया और कहा, मित्र, मैं तुझे अपनी पत्नी के आग्रह पर मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। अब तेरा समय आ चुका है, भगवान का स्मरण कर, तेरे जीवन की घड़ियां अधिक नहीं है। बंदर ने कहा, भाई, मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की जिसका तू बदला मेरी मौत से लेना चाहता है? किस अभिप्राय से मुझे मारना चाहता है, यह तो बतला दे। मगरमच्छ ने कहा, अभिप्राय तो एक ही है, वह कि मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का स्वादन करना चाहती है। यह सुनकर नीति कुशल बंदर ने बड़े धीरे से कहा, यही बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं कह दिया? दिल तो वहाँ वृक्ष के एक बिल में सदा के लिए सुरक्षित पड़ा रहता है। तेरे कहने पर मैं वहीं तुझे अपनी भाभी के लिए दिल भेंट कर देता। अब तो मेरे पास दिल ही नहीं है, भाभी भूखी रह जाएगी, मुझे भी तू अब दिल के बिना ही ले जा रहा है। मगरमच्छ ने बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा है तो चल, मैं तुझे फिर जामुन के वृक्ष पर ले चलता हूँ, तो मुझे अपना दिल दे देना, मेरी दुष्ट पत्नी उसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी। यह कहकर वह बंदर को वापस ले गया। बंदर किनारे पहुंचकर जल्दी से वृक्ष पर चढ़ गया, उसे मानो नया जन्म मिला था। नीचे से मगरमच्छ ने कहा, मित्र, अब वह अपना दिल मुझे दे दो, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। बंदर ने हंसते हुए उत्तर दिया, मूर्ख, विश्वासघातक, तुझे इतना भी नहीं पता कि किसी के शरीर में दो दिल नहीं होते। कुशल चाहता तो यहाँ से भाग जा और आगे कभी मत आना। मगरमच्छ बहुत लज्जित होकर सोचने लगा, मैं अपना दिल का भेद कहकर अच्छा नहीं किया। फिर से उसका विश्वास पाने के लिए बोला, मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में बात कही थी, उसे दिल पर न लाना, अतिथि बनकर हमारे घर चल, तेरी भाभी बड़ी उत्कंठा से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर बोला, दुष्ट, अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर, मैं तेरे अभिप्राय को जान चुका हूँ। भूखे आदमी का हमेशा कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। ऊंचे लोगों के दिल में दया नहीं होती। एक बार विश्वासघात होने पर मैं
अब उसी तरह तेरा विश्वास नहीं करूंगा जिस तरह गंगदत्त ने नहीं किया था। मगरमच्छ ने पूछा किस तरह? तब बंदर ने गंगदत्त की कथा सुनाई। कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। वह अपने मेंढक दल का सरदार था। अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर वह एक दिन कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आकर सोचने लगा कि किस तरह उनके बुरे व्यवहार का बदला ले। यह सोचते सोचते वह सबके बिल के द्वार पर पहुंच गया। उस बिल में एक काला नाग रहता था। उसने उसे देखकर उसके मन में यह विचार उठा कि नाग द्वारा अपनी बिरादरी के मेंढकों का नाश करवा दे। शत्रु से शत्रु का वध करवाना ही नीति है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह सोचकर वह बिल में घुस गया। बिल में रहने वाले नाग का नाम प्रियदर्शन था। गंगदत्त ने उसे पुकारने लगा। प्रियदर्शन ने सोचा यह सांप की आवाज नहीं है, तब कौन मुझे बुला रहा है? किसी के कुलशील से परिचय पाए बिना उसके संग नहीं जानना चाहिए। यही कोई सपेरा तो नहीं उसे बुलाकर पकड़ने के लिए न आया हो। अतः अपने बिल के अंदर से उसने आवाज दी, कौन है जो मुझे बुला रहा है? गंगदत्त ने कहा, मैं गंगदत्त मेंढक हूँ, तेरे द्वार पर तुझसे मैत्री करने आया हूँ। यह सुनकर सांप ने कहा, यह बात विश्वास योग्य नहीं हो सकती। आग और घास की मैत्री नहीं हो सकती। भोजन भोज्य में प्रेम कैसा? अधिक और बध्यम में स्वप्न में भी मित्रता असंभव है। गंगदत्त ने उत्तर दिया, तेरा कहना सच है। यह परस्पर स्वभाव से वैरी है, किंतु मैं अपने स्वजनों से अपमानित होकर प्रतिकार की भावना से तेरे पास आया हूँ। प्रियदर्शन ने कहा, तू कहाँ रहता है? गंगदत्त ने कहा, कुएं में। प्रियदर्शन ने कहा, पत्थर से चुने हुए कुएं में मेरा प्रवेश कैसे होगा? प्रवेश होने के बाद मैं वहां बिल कैसे बनाऊंगा? गंगदत्त ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर दूंगा। वहां पहले से ही बिल बना हुआ है। वहां बैठकर तू बिना कष्ट सब मेंढकों का नाश कर सकता है। प्रियदर्शन बूढ़ा साहब था। उसने सोचा बुढ़ापे में बिना कष्ट के भोजन मिलने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। गंगदत्त के पीछे पीछे वह कुएं में उतर गया। वहां उसने धीरे धीरे गंगदत्त के सब भाई बंधु खा डाले जिसने गंगदत्त का वैर किया था। जब ऐसे सब मेंढक समाप्त हो गए तो वह बोला, मित्र, तेरे शत्रुओं का तो मैंने नाश कर दिया। अब कोई भी ऐसा मेंढक शेष नहीं रहा जो तेरा शत्रु हो। मेरा पेट अब कैसे भरेगा? तू ही मुझे यहाँ लाया, तू ही मेरे भोजन की व्यवस्था कर। गंगदत्त ने उत्तर दिया, प्रियदर्शन, अब मैं तुझे तेरे बिल तक पहुंचा देता हूँ। जिस मार्ग से हम आए उसी मार्ग से बाहर निकल चलते हैं। प्रियदर्शन ने कहा, यह कैसे संभव है? उस बिल पर तो अब दूसरे सांप का अधिकार हो चुका होगा। गंगदत्त ने उत्तर दिया, फिर क्या किया जाए? तब प्रियदर्शन ने कहा, अभी तक तूने मुझे अपने शत्रु मेंढकों का भोजन करा दिया। अब दूसरे मेंढकों में से एक एक करके मुझे देता जा, अन्यथा मैं सबको एक ही बार में खा जाऊंगा। गंगदत्त अब अपने किए पर पछताने लगा। जो अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मित्र बनाता है उसकी यही दशा होती है। बहुत सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह शेष रह गए मेंढकों में से एक एक को सांप का भोजन बनाता रहेगा। सर्वनाश के अवसर पर आधे को बचा लेने में ही बुद्धिमानी है। सर्वस्व हरण के समय अल्पदान करना ही दूरदर्शिता है। दूसरे दिन सांप ने दूसरे मेंढकों को भी खाना शुरू कर दिया। वे शीघ्र ही समाप्त हो गए। अंत में एक दिन सांप ने गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया। गंगदत्त ने अपने पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता देख उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने का क्या होगा? अपने जातीय भाइयों का नाश कराने वाला स्वयं भी नष्ट हो जाता है। अपने ही जब नहीं रहेंगे तो कौन हमारी रक्षा करेगा? अगले दिन प्रियदर्शन ने गंगदत्त को बुलाकर कहा कि मैं भूखा हूँ, मेंढक तो सभी समाप्त हो गए, अब तू मेरे भोजन का कोई प्रबंध कर। गंगदत्त को एक उपाय सूझ गया। उसने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, प्रियदर्शन, यहाँ के मेंढक तो समाप्त हो गए, अब मैं दूसरे कुएं के मेंढकों को बुलाकर तेरे पास लाता हूँ, तू मेरी प्रतीक्षा करना। प्रियदर्शन को यह युक्ति समझ आ गई। उसने गंगदत्त से कहा, तू मेरा भाई है इसलिए मैं तुझे नहीं खाता। यदि तू दूसरे मेंढकों को बुलाकर लाएगा तो तू मेरे पिता समान पूज्य हो जाएगा। गंगदत्त अवसर पाकर कुएं से निकल गया। प्रियदर्शन प्रतिक्षण उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। बहुत दिन तक जब गंगदत्त वापस नहीं आया तो सांप ने अपने पड़ोस के बिल में रहने वाले गोह से कहा, तू मेरी सहायता कर, बाहर जाकर गंगदत्त को खोजना और उससे कहना ये दूसरे मेंढक नहीं आते तो वह ही आ जाए, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। गोह ने बाहर निकलकर गंगदत्त की खोज किया। उससे भेंट होने पर बोला, गंगदत्त, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है, चल उसके मन को धीरज बता, वह तेरे बिना बहुत दुखी है। गंगदत्त ने गोह से कहा, नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा, संसार में भूख का कोई भरोसा नहीं, ओछे आदमी प्रायः निर्दय हो जाते हैं। प्रियदर्शन ने कहा कि गंगदत्त अब वापस नहीं जाएगा। गोह वापस चली गई। यह कहानी सुनने के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मैं गंगदत्त की तरह वापस नहीं जाऊंगा। मगरमच्छ बोला, मित्र, यह उचित नहीं, मैं तेरा सत्कार करने कृतज्ञता का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं यहीं भूख से प्राण दे दूंगा। बंदर बोला, मूर्ख, क्या मैं लंबकर्ण जैसा मूर्ख हूँ जो स्वयं मौत के मुख में जा पड़ूंगा? वह गधा शेर को देखकर वापस चला गया था, लेकिन फिर भी उसके पास आ गया। मैं ऐसा अंधा नहीं हूँ। तब मगरमच्छ ने पूछा, लंबकर्ण कौन था? तब बंदर ने उसको लंबकर्ण की कथा सुनाई। तो मित्रों, आज की कहानी को हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी भी आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना प्यार और स्नेह मुझ पर बनाए रखेंगे। धन्यवाद।